हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन केवाईसी। तो केवाईसी एएमएल को लेकर हम ये क्वेश्चंस कवर करेंगे। दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन द केवाईसी एएमएल सर्टिफिकेशंस। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू लर्न द concepts. So first question over here, it says which of the following is not one of the reasons for performing KYC norms. तो ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन एक रीजन नहीं है जिसके कारण से हम केवाईसी नॉर्म्स को परफॉर्म करते हैं। केवाईसी क्या है? केवाईसी इज नो योर कस्टमर्स। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, एफएटीएफ के गाइडलाइंस के अंडर, एफएटीएफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो एफएटीएफ एक इंटरनेशनल आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसी तरह से इसके अंडर ही जो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं इसके बेस पर इंडिया में पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, FIUIND है, जिसके पास रिपोर्टिंग की जाती है सारी की सारी बैंक्स के द्वारा। फर्दर इन रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए ही जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, डेट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने केवाईसी नॉर्म्स के रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस हैं उन्हें उनके लिए डायरेक्टिव्स दिए हैं बैंक को। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा एक जो ऑप्शन है वो रीजन नहीं है जिसके कारण से हम केवाईसी नॉर्म्स को परफॉर्म करते हैं। So first of all it is option A, it says to ensure proper existence of the customer. इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर एग्जिस्टेंस है कस्टमर्स की, बिल्कुल ये एक रीज़न है जिसके लिए हम केवाईसी नॉर्म्स को परफॉर्म करते हैं। सेकंड, इट सेज टू असेस द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। येस, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, इट इज़ टू इंश्योर द कस्टमर इज नॉट अ PPP। PEP क्या रहता है? पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। PEP क्या है? दिस इज पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि जो हाई रिस्क कैटेगरी में पर्सन आते हैं, चाहे पीईपी कैटेगरी का पर्सन है, चाहे इसके रिलेटिव्स हैं, चाहे इसके फ्रेंड्स हैं, चाहे इसकी फैमिली है, वो सभी भी किस में आएंगे? हाई रिस्क कैटेगरी कस्टमर ही रहते हैं। लेकिन इसका कोई भी लेना देना नहीं है किस चीज से? रिगार्डिंग केवाईसी। यानी कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कस्टमर पीईपी नहीं है, इसके लिए हम केवाईसी नॉर्म्स नहीं करते हैं। केवाईसी नॉर्म्स हम करते हैं ताकि हम प्रॉपर एग्जिस्टेंस जान पाए, रिस्क प्रोफाइल देख पाए, रिस्क कैटेगराइजेशन क्या है, या फिर जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है पर्सन के द्वारा, एंटिटी के द्वारा, उसे जान पाए। दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज नॉट वन ऑफ द रीजंस फॉर परफॉर्मिंग द केवाईसी नॉर्म्स। सो ऑप्शन सी यहां पर ऑड आउट है, दैट विल बी द आंसर। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो एफएटीएफ की रिकमेंडेशंस है, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस है, रिक्वायर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू। तो इसके रिकमेंडेशंस के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में है। फर्स्ट, इट सेज टू ऑब्टेन ऑल द कस्टमर नेम्स। जितने भी एसोसिएटेड कस्टमर्स हैं उन सभी का अपने नाम पूछना है। आइडेंटिटी कस्टमर लेनी है एंड वेरीफाई करना है उस आइडेंटिटी को, दैट इज द सेकंड पार्ट। तो ये भी रिकमेंडेशंस में आता है। ऑप्शन 3, इट सेज डिसरिगार्ड बेनिफिशियल ऑनर्स ऑफ द अकाउंट। तो यहाँ पर बेनिफिशियल ऑनर्स को फाइंड आउट करना जरूरी है, उनको डिसरिगार्ड नहीं करना, ठीक है। यानी कि यहां पर बेनिफिशियल ऑनर्स को फाइंड आउट करना जरूरी है, वो रिकमेंडेशंस के अंडर है एफएटीएफ की, ठीक है। तो उसे डिसरिगार्ड का प्रोसेस यहां पर नहीं है अंडर द एफएटीएफ रिकमेंडेशंस। तो ऑप्शन 3 यहां पर गलत हो गया। फोर्थ वन, इट इज सेज अवॉइड एनोनिमस अकाउंट्स। जो एनोनिमस अकाउंट्स हैं उन्हें अवॉइड करना है। फोर्थ वन रिकमेंडेशन क्या है कि अगर कोई एनोनिमस अकाउंट है तो उसे हमने अवॉइड करना है, बिकॉज जो एनोनिमस अकाउंट्स हैं उनका इस्तेमाल हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग पर्पज के लिए, फ्रॉड पर्पज के लिए, या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। तो उसे अवॉइड करना है। इसी तरह से अगर कोई अकाउंट खोला जाता है, बेनामी अकाउंट खोला जाता है, फिक्टिशियस नेम में खोला जाता है, ठीक है, वो भी क्या है, उसे भी हमने अवॉइड करना है, उसे ओपन नहीं करना है। तो बाकी सभी यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस हैं वो ठीक है, लेकिन ये थर्ड वन जो है वो फॉल्स है। सो 1, 2, 4 एंड 5 विल बी ट्रू एंड अकॉर्डिंगली द आंसर विल बी ऑप्शन सी हियर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 3 over here, it says why money laundering is mostly a cross border activity। कि क्यों जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये ज्यादातर एक क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी रहती है। तो पहली चीज तो ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है डेट इज रिलेटेड, कि कोई भी जो क्राइम से रिलेटेड पैसा है उसे अगर आप प्रोसेस करते हैं, यानी कि पोजेशन उस पैसे का आपका पास है, या किसी तरह से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, वो सब चीजें यहां पर इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस को यहां पर देख लेते हैं। इलीगल मनी इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर चैरिटी प्रोग्राम्स। तो फर्स्ट ऑप्शन ओवर हियर, इट सेज इलीगल मनी इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर चैरिटी प्रोग्राम्स। सो इलीगल मनी का इस्तेमाल जो है, या उसका इस्तेमाल
क्रॉस बॉर्डर चैरिटी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है? नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि इनडायरेक्टली किसी चैरिटी प्रोग्राम में पैसा लगाना शो किया जाए, लेकिन वो पैसा अल्टीमेटली टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज हो या फिर किसी इलीगल काम में यूज हो। बट एज पर क्वेश्चन दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू। ऑप्शन बी इट सेज ऑफशोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस आर अनपॉपुलर मीडियम्स यूज्ड बाय द मनी लॉन्ड्रर्स, जबकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मीन्स हैं। जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं ये शेल कंपनीज का इस्तेमाल करते हुए, बिजनेस यानी कि कॉर्पोरेट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अपनी इलीगल मनी को लीगल लेजिटिमेट बनाते हैं। सो ऑप्शन बी इज आल्सो फॉल्स। ऑप्शन सी इट सेज इलीगल मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांजैक्शनल क्राइम्स। तो इलीगल मनी जो है ये ट्रांजैक्शनल क्राइम से रिसीव होती है, लाइक इलीगल आर्म ट्रैफिकिंग की जो की है, या फिर क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग की ट्रैफिकिंग की है, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो की जाती है, उसके जरिए जो इलीगल मनी है ये रिसीव होती है ट्रांजैक्शनल क्राइम से। तो यही कारण है, इसके कारण कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये ज्यादातर जो पैसा है वो बाहर से ही आता है, या फिर जो मनी लॉन्ड्रर्स की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो बाहर भेज दिया जाए, जो इलीगल मनी है उसे बाहर भेज दिया जाए, ताकि उसकी लेयरिंग इस तरह से की जा सके कि वो फर्दर पकड़ा ना जाए। लाइकवाइज यहाँ पर एक मनी लॉन्ड्रर है, पर्सन है जो कि XYZ कंट्री में है, तो यहाँ पर अगर XYZ कंट्री में यूज करेगा तो ये कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। तो इसकी पहली कोशिश क्या रहेगी कि इस पैसे को जो कि इलीगल प्रोसीड है किसी ऐसी कंट्री में भेज दिया जाए जहां पर जो नॉर्म्स हैं वो सख्त नहीं है, जहां पर जो गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं की जा रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो एक ईजी तरीका है जहां पर पैसा छुपाया जा सकता है। तो ये पैसा शेल कंपनी के थ्रू भी भेजा जा सकता है, यानी कि शेल कंपनी मतलब जो एक्चुअली में एक कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन उसका कारोबार शो करते हुए पैसा भेजा जा सकता है। लाइकवाइज कि वो इंपोर्ट के लिए पैसा भेज रहा है बाहर, ठीक है, कि उसने शो क्या कर दिया कि यहाँ पर वो इंपोर्ट कर रहा है, बैंक को शो कर दिया कि वो इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट के लिए पैसा बाहर भेज रहा है, लेकिन वहां से कोई भी इंपोर्ट एक्चुअल में नहीं हुआ, या फिर अगर इंपोर्ट किया सामान आया भी, लाइकवाइज यहाँ पर इसने मान लीजिए USD 1 लाख यहाँ पर इसने बाहर भेज दिए, USD 1 लाख पर्सन ए ने यहाँ पर बैंक के थ्रू इंपोर्ट के पर्पस का शो करते हुए बाहर भेज दिए, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट जो हुआ है उसकी वैल्यू बहुत कम है। लाइकवाइज उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जो है डेट इज USD 1000, ठीक है। तो इस तरह से चकमा दिया जाता है, कस्टम्स को चकमा दिया जाता है, इस तरह से जो लीगल पैसा है इलीगल पैसा है उसे लीगल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन डी कह रहे हैं यहाँ पर मनी लॉन्ड्रर्स डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज and territories. So this is also not the right answer as it is not related to it. Let's further move to the next question, which says who is responsible for monitoring suspicious transactions? तो suspicious transactions को monitor करने के लिए कौन responsible रहता है? Who is responsible for monitoring the suspicious transactions? So KYC AML का जितना भी काम है, यानी कि जब हम कहते हैं KYC norms को fulfill करना है, ठीक है, क्यों फुलफिल करना है? मनी लॉन्ड्रिंग को एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हैं वो भेजी जाती हैं FIU IND को। तो FIU IND जो है यहां पर FIU IND डायरेक्टर्स को यहां पर भेजी जाती है डिफरेंट रिपोर्ट्स रिपोर्टिंग एंटिटीज की तरफ से, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, चाहे वो STR है। तो टोटल 5 रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटिटीज की तरफ से, ठीक है। तो ये जो रिपोर्टिंग एंटिटीज होती हैं इनको यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि रिपोर्टिंग एंटिटीज को रॉबस्ट यहाँ पर सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को देख पाए, उन्हें उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए। तो बैंक इटसेल्फ जो है, रिपोर्टिंग एंटिटी जो इटसेल्फ है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है कि उसने सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो बैंक में जो AML यूनिट है, जो बैंक में AML यूनिट है, या तो वो ALM सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा, ALM सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा अलर्ट्स को जारी करने के लिए, जिसके थ्रू अलर्ट्स आएंगे ट्रांजैक्शंस को वो इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगेगी तो पता लगेगा। सेकेंड सोर्स क्या है? ब्रांचेस के थ्रू, जहां पर ब्रांचेस में कुछ ऐसा पता लगता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, चाहे वो ट्रांजैक्शन अभी हुई है या नहीं हुई है, इररिस्पेक्टिवली
जो ट्रांजैक्शन है वो क्या रहेगी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रहेगी। थर्ड सोर्स हो सकता है कि किसी एंटिटी ने यानी कि रेगुलेटरी बॉडी ने कोई लिस्ट दी हो उस चीज के रिगार्डिंग के कोई ट्रांजैक्शन है एंड उसके रिगार्डिंग एएमएल यूनिट को यहां पर पता लगाओ। तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए फर्दर जो प्रिंसिपल ऑफिसर उसके पास यहां पर रिकमेंड की जाती है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वहां पर इसके पास जो एएमएल की रिपोर्ट है ये फर्दर यहां पर फॉरवर्ड की जाती है एंड फर्दर ये जो रिपोर्ट है डेट इज फॉरवर्डेड टू डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है यहां पर रिपोर्ट की जाती है ताकि फर्दर इसकी जो फाइलिंग है वो हो सके। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर रहता है यहां पर। तो अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटरिंग द सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस डेट इज विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन, डेट इज विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज कस्टमर अकाउंट्स वेयर ट्रांजैक्शंस आर इन कंफॉर्मिटी with the known customer and transaction profile is classified as। तो ट्रांजैक्शन प्रोफाइल को आप क्या क्लासीफाई करेंगे? तो अगर कस्टमर का जो अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो नॉन कस्टमर की ट्रांजैक्शंस के हिसाब से है तो उसके केस में जो प्रोफाइल रहेगी उसकी कैटेगरी रहेगी लो रिस्क कैटेगरी। तो तीन कैटेगरीज रहती हैं जनरली, मैक्सिमम 5 कैटेगरीज भी हो सकती हैं जहां पर बैंक डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये 3 कैटेगरी तो रहेंगी। सो 3 कैटेगरी है लो रिस्क, सेकंड इज मीडियम रिस्क एंड थर्ड वन इज हाई रिस्क। ओके, तो कस्टमर की प्रोफाइल को देखते हुए जो कैटेगरी है वो डिसाइड की जाती है। जहां पर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कस्टमर की प्रोफाइल के हिसाब से ही है, कंफर्म कर रही है उस चीज को, कस्टमर के प्रोफाइल को, उसके ट्रांजैक्शंस को, तो उसके केस में जो कैटेगरी ऑफ प्रोफाइल रहेगी दैट विल बी लो रिस्क कैटेगरी। सो आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू पैन कार्ड। यानी कि पैन कार्ड के मामले में अगर कोई टर्म डिपॉजिट है बैंकिंग कंपनी के पास तो नॉट टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट है बैंकिंग कंपनी के पास, तो उसके रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो स्टेटमेंट ए ओवर हियर इट सेज पैन कार्ड is mandatory if deposits aggregating is more than ₹5 lakh during a year। तो एक साल में अगर टोटल जो डिपॉजिट है कैश की फॉर्म में या ट्रांसफर की फॉर्म में अगर वो 5 लाख से ज्यादा रहता है तो उसके केस में जो पैन कार्ड है वो मैंडेटरी है। सो ऑप्शन ए यानी कि स्टेटमेंट ए इज ट्रू ओवर हियर। स्टेटमेंट बी इट सेज पैन कार्ड इज मैंडेटरी इवन इफ डिपॉजिटर हैज एन अकाउंट विद कोऑपरेटिव बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, एनबीएफसी कंपनीज। तो अगर डिपॉजिटर का अकाउंट जो है चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक के साथ है, चाहे पोस्ट ऑफिस के साथ है, चाहे एनबीएफसी कंपनी के साथ है, पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। स्टेटमेंट सी सेज पैन कार्ड इज मैंडेटरी इफ डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग इज मोर देन ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो एक साल के दौरान की लिमिट नहीं है, ये सिंगल टाइम के अमाउंट के रिगार्डिंग है 50,000 का। ऑप्शन सी यहां पर रॉन्ग हो गया है। डी इट सेज पैन कार्ड इज मैंडेटरी इफ डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग इज मोर देन ₹1 lakh ड्यूरिंग द ईयर। सो ऑप्शन यहां पर जो स्टेटमेंट डी है दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। So right answer will be option A here. Next question says indicators about the suspicious transaction of a customer account is or are। कौन सी चीजें इंडिकेटर हो सकती हैं suspicious transaction के रिगार्डिंग? So option A says a customer placing funds in several accounts usually in amounts lower than the threshold value। तो अगर कोई पर्सन लगातार जो पैसे हैं वो कई अकाउंट्स में डाल रहा है जहां पर थ्रेशोल्ड अमाउंट से कम है। लाइकवाइज कस्टमर को पता है कि अगर मैं 50,000 से ऊपर पैसे जमा करवाना चाहता हूं तो यहां पर मुझे पैन कार्ड देना पड़ेगा। तो कस्टमर क्या कर रहा है 49,900 को डिफरेंट अकाउंट्स में लगातार जमा करवा रहा है। तो ऐसा सिनेरियो काफ़ी बार आता है हमारे पास भी, बैंक्स में भी प्रैक्टिकली देखने को मिलती है चीज़ काफ़ी बार। तो ये क्या है, एक इंडिकेटर है रिगार्डिंग ये ट्रांजेक्शन जो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो वहां पर सोर्स ऑफ फंड्स को जानना ज़रूरी बन जाता है, सोर्स ऑफ फंड्स को जानना ज़रूरी बन जाता है। चाहे ये जो जानकारी है काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसी वाली जानकारी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है कस्टमर के रिगार्डिंग, लेकिन जहां पर संदेह हो इस चीज़ के रिगार्डिंग की जो ट्रांजैक्शन है वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो सकती है, वहां पर सोर्सेज ऑफ फंड्स को जानना ज़रूरी है। सो ऑप्शन ए इज द इंडिकेटर। ऑप्शन बी है zigzag पैटर्न ऑफ ट्रांजैक्शंस विच में कैमोफ्लॉग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ फंड्स। तो आप एक ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल रहे हैं या फिर बाहर किसी बैंक से आपके पास रेमिटेंस आ रही है, कभी आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं
कंपनीज की तरफ से आपके पास ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल जो बिजनेस रिलेटेड है ट्रांजैक्शंस वो नहीं हो रही हैं। तो एक पर्सन ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया, लेकिन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग उसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई। पहले शुरू के दौर में उसके पास जो ट्रांजैक्शंस थी वो नॉर्मल थी, लेकिन एकदम से ही यानी कि 10-12 महीने के बाद ही जो टोटल टर्नओवर थी अकाउंट में, वो जितनी टर्नओवर कस्टमर ने बोली थी उसका 9 टाइम्स 12 टाइम्स होगी। तो उसके केस में जो ट्रांजैक्शंस उनको चेक करना जरूरी है कि सोर्स ऑफ फंड्स है क्या, कैसे है, या किस तरह से ट्रांजैक्शंस जो है वो इस तरह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रही है, यानी कि जहां पर जिगजैग पैटर्न ऑफ ट्रांजैक्शन को फॉलो किया जा रहा है, जिससे सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ फंड्स को मिटाया जा सकता है, यानी कि उनको छुपाया जा सकता है, वो भी एक इंडिकेटर है। थर्ड, इट सेज फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम कंट्रीज विद अ नोन हिस्ट्री ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऐसी कंट्री से आपको पैसे रिसीव हुए जो ऑलरेडी हाई रिस्क कंट्रीज हैं। इस तरह की कंट्रीज जो ऑलरेडी जिनकी हिस्ट्री है मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, उनको प्लेस किया गया है अमंग द हाई रिस्क कंट्रीज। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक इंडिकेटर है रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सभी क्या है, एक इंडिकेटर है यहाँ पर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। तो क्वेश्चन सेज इट्स अ ट्रू और फॉल्स। मनी लॉन्ड्रिंग प्रोवाइड्स अ फ्यूल फॉर ड्रग डीलर्स, फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स, टेररिस्ट्स, इलीगल आर्म मर्चेंट्स एंड अदर केमिकल क्रिमिनल्स टू ऑपरेट एंड डिसरप्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक तरह से आग में घी जैसी चीज है जो मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि अगर एक पर्सन का क्रिमिनल माइंड है एंड साथ में उसको फंड्स अवेलेबल हो जाएं, तो ये उसको बेसिकली हेल्प करेगा किसको, ड्रग डीलर्स को, जो फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स हैं उनको, टेररिस्ट को, इलीगल आर्म्स की जो सप्लाई कर रहे हैं उनको, या फिर जो दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल सही चीज है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इसमें हेल्प करती है, एंड इसी चीज को खत्म करने के लिए सभी कंट्रीज जो हैं वो FATF के थ्रू, BCBS के थ्रू इकट्ठी हुई हैं। फर्दर बहुत सी ऐसी रीजनल बॉडीज हैं जो FATF की ऑब्जर्वर हैं या FATF के साथ जुड़ी हुई हैं, या FATF लाइक बॉडीज ही हैं जो रीजनल मैटर्स को सॉल्व कर रही हैं रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट शुड बी फाइल्ड। कितने दिनों में काउंटरफीट करेंसी जो रिपोर्ट है इसे फाइल करना पड़ता है? Within 30 days from the date of occurrence of such transaction, within 45 days from the date of occurrence of such transaction, within 7 days from the date of occurrence of such transactions, within 21 days from the date of occurrence of such transaction। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को मैंने मॉडिफाई कर दिया क्योंकि सभी ऑप्शन जो थी वो मिसप्रिंट थी। यहाँ पर ऑप्शन बी को यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया गया है, डेट इज बाय 15th of next month to the director FIUIND एंड डेट इज द करेक्ट आंसर। तो जो काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट है जिसे हम CCR भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड CCR। तो काउंटरफीट जो करेंसी रिपोर्ट है ये आपको अगले महीने की 15 तारीख से पहले FIUIND के जो डायरेक्टर हैं उनको भेजनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि काउंटरफीट करेंसी की जो रिपोर्ट है ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अलग से भेजनी पड़ेगी, एंड साथ ही साथ इसे पुलिस स्टेशन में भी आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर टाइम पीरियड के रिगार्डिंग ही पूछा गया है। तो फाइलिंग कब की जाती है? बाय 15th of next month। तो डेट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ न्यू कस्टमर्स आइडेंटिफिकेशन कैन बी मेड थ्रू। अगर एक कस्टमर की आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो वो आप किसके थ्रू कर सकते हैं? पासपोर्ट के थ्रू, इलेक्शन ID कार्ड के थ्रू, या ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, ऑल ऑफ द अबव। So 6 OVDs are there, 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। 6 OVDs are there, 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, कुछ जॉब कार्ड इशू किया गया है नरेगा के द्वारा जिसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर उनके साइन हैं। इसी तरह से अगर कोई लेटर इशू की गई है UIADAI के द्वारा, या फिर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है NPR है वहां पर कोई लेटर इशू की गई है, ठीक है, तो वो सभी क्या हैं? OVDs हैं। तो ये सभी केसेस भी क्या हैं? OVDs ही हैं। पासपोर्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है, इलेक्शन ID कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस का भी हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पैन कार्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड जो इशू किया जाता है, इसके ऊपर आपका एड्रेस नहीं होता, तो इसे एड्रेस प्रूफ की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ID प्रूफ की तरह सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। So option D will be the right answer over here.
तो फ्रेंड्स, दिस वाज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, एंड साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो फुल कोर्स वीडियोस फॉर सर्टिफिकेशन कोर्सेज KYC AML इज अवेलेबल। आपको जस्ट इस वेबसाइट को विजिट करना है, डेट इज https://iibf.info। तो इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है एंड यहाँ पर आप फुल कोर्स वीडियो जो है वो आप ले सकते हैं। आप किसी भी इंक्वायरी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, डेट इज 8360944207। एंड फर्दर अगर आप सर्टिफिकेशंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको अपना नेम लिखकर साथ में जिस पेपर के लिए आप सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, एंड वी विल ऐड यू टू द appropriate group. So thank you so much and see you again in the next video.